जी, एक मिनट बस। जी, कर दें स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। एक बार फिर से सावी बैठक में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कपास की बवाई का बुजाई का वक्त स्टार्ट हो गया है। बहुत से हमारे किसान भाई जो है वो बवाई की तैयारियां कर रहे हैं कपास की। हमारे बहुत से पाकिस्तान के इलाके हैं, सिंध पंजाब में, जहाँ पे काश्त जो है कपास की शुरू हो रही है। तो इसलिए आज की बैठक जो है वो हमने कपास पे रखी है, ताकि हम काश्त से पहले, बवाई से पहले अपने किसान भाइयों की जो भी उनको मसले दरपेश है उनका हल उनको बता सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कपास पाकिस्तान की एक अहम रेशादार फसल है। पाकिस्तान के काफी बड़े रकबे पे हम इसको काश्त करते हैं। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो तकरीबन 6 मिलियन पर हेक्टेयर जो हमने काश्त, जो कपास है वो काश्त की थी पाकिस्तान में, जिसमें अगर हम रकबा देखें तो रकबे के लिहाज से पंजाब जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रकबा जो है वो काश्त किया जाता है कपास के लिए। इसमें 70% जो है वो पंजाब जो है वो काश्त की पैदावार में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह सिंध में भी काश्त की ज्यादा बड़ी जो पैदावार जो है वो दी जाती है। लेकिन अगर हम यील्ड के हिसाब से बात करें कि पैदावार जो है वो कहाँ ज्यादा होती है, तो उसमें अगर मैं पिछले साल के थोड़ा सा एस्टिमेट बताऊं तो हमारे पास 27 मन पर एकड़ जो है वो सिंध में हमें पैदावार मिली कपास की, और इसी तरह 18 मन पर एकड़ हमें पंजाब में कपास की काश्त मिली। कपास जो है वो इसकी काश्त के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। इसकी काश्त के सिलसिले में किसान भाइयों को बहुत सी मुश्किलात जो है वो दरपेश आती हैं, जैसे कि मौसमियाती तब्दीलियां हैं, टेम्परेचर है, हवा में नमी का तनासुब है। ये सारी चीजें जो है वो कपास की काश्त पे बहुत असरअंदाज होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बीज की बात, जैसे कि बवाई स्टार्ट हो रही है, तो अगर हम बीज की दस्तयाबी के बारे में बात करें तो किसान भाइयों को इस मामले में बहुत तगोदो करनी पड़ती है। उनको सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता। अगर सीड मिल जाए तो उसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है। तो इस मसले में किसान भाइयों की को रहनुमाई की जरूरत है कि वो कहाँ से सीड लें और कहाँ से उन्हें अच्छा और सर्टिफाइड सीड मिलेगा। फिर बीज की बुर उतारनी है या नहीं उतारनी है, अगर उतारनी है तो किस तरह उतारनी है, जमीन की तैयारी कैसे करनी है। तो ये वो सारे मसले हैं जो किसान भाइयों को दरपेश हैं। आज हम इन्हीं मसलों पर बात करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो वो ज्यादा से ज्यादा रहनुमाई हासिल कर सके और उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। इसी के साथ हम अपनी बैठक का आगाज करते हैं। हमारे बैठक में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद में। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो डॉक्टर जहांजेब फरूक हैं, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। जी सर, जैसा कि मैंने अभी बात की कि कपास की काश्त जो है वो स्टार्ट हो रही है, और इसमें किसान भाइयों को बहुत से मसले दरपेश है। अगर मैं बात करूं कि जैसे बवाई स्टार्ट होने वाली है, तो सबसे पहले जो बड़ा मसला आएगा वो बीज का है। तो आप इसमें अगर मुझे बताएं कि किसान भाइयों को ये मसला जो है कि बीज की दस्तयाबी, अदम दस्तयाबी है, और अगर दस्तयाब भी है तो वो मिलावट शुदा बीज है। तो इसमें आप किसान भाइयों की क्या रहनुमाई करेंगे? हाँ जी, इस तरह है कि सबसे पहले जाहिर है जब बिजाई स्टार्ट होती है तो सबसे बड़ा जो किसान को पहला स्टेप है वो होता है सीड उसका। तो आपने बताया कि सीड की क्वालिटी का इशू होता है, या तो उसकी जर्मिनेशन का मसला होता है, या फिर उसकी प्योरिटी का मसला होता है, जो बाद में किसान को पता चलता है कि इसकी प्योरिटी ठीक नहीं है। तो किसानों के लिए सबसे पहला जो स्टेप है ना कि वो बीज कहाँ से खरीदें। बीज एक तो है सरकारी इदारे जो है ना वो अपना प्रोवाइड करते हैं बीज किसानों को। पिछले कई सालों से इदारा जो तहकीकाते कपास फैसलाबाद है वो किसानों को बीज फराहम करता है। और इसके साथ हमारा जो इंस्टीट्यूट है कॉटन रिसर्च स्टेशन मुल्तान, वो भी जो है वो बीजों को बीज प्रोवाइड करता है किसानों, लेकिन हमारे पास सीड की जो मिकदार होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा जो है पंजाब सीड कारपोरेशन जो है वो अप्रूव्ड वैरायटीज का सीड देता है। हम लोग ना अप्रूव्ड वैरायटीज का सीड देते हैं। तो अब जब सीड आपके पास, तो सबसे पहले तो ये है कि ऑथेंटिकेटेड सोर्स जो है ना वो सरकारी इदारे ही हैं, जिसमें हमारा इदारा है, पंजाब सीड कारपोरेशन है,
और जो भी मतलब कंपनीज हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी हैं जिनको हमने अपना सीड दिया हुआ है फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी ऑथेंटिकेट इस साल भी हमने दिया है। तो 30 के करीब कंपनीज हैं जिनको अप्रूव्ड वैराइटीज का सीड ले सकते हैं। इस साल तो हमने सीड दिया है लोगों को। अच्छा, अब सीड जो हमने प्रोवाइड जब सीड आ जाता है किसान के पास, मिसाल के तौर पर अब अपने सीड खरीद लिया है, तो पहले हमने उसका देखना है कि ये सीड जो है वो फजी है या डिलीटेड है। अगर तो फजी है सीड, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारे इलाके, जो सिंध के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे सीड फजी ही लगाया जाता है, और पंजाब के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीड बुर वाला ही लगाया जाता है। तो उन इलाकों में वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि वो बुर वाला बीज ही लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे अब हम फैसलाबाद में लगाते हैं, मुल्तान में लगाते हैं, खानेवाल में लगाते हैं, ये इन सब जगहों पे सीड जो है वो बुर उतार के इस्तेमाल किया जाता है। तो बुर को उतारने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, कि एक तो ये होता है कि जब आप किसी से सीड लेते हैं, फजी सीड लेते हैं, तो उसमें आपके पास जो सीड आता है, तो उसमें जब आप उसको बुर उतारते हैं, तो उसमें ना जो गंदा सीड होता है ना, वो आपको जाता है कि सीड हमारा ना वो खराब है। तो किसान को अपने तौर पे क्या कर सकता है कि उसको सीड को अच्छी तरह साफ करे। जब वो सीड को अच्छी तरह साफ कर लेता है, सीड को अच्छी तरह साफ कर लेता है, उसमें से गंदे बीज निकाल लेता है, तो वो उसका सीड डीफाज हो जाता है। तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही जी है। सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जब हमने उसको डिलीट करने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि जो सीड होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे पिछले सालों में हमने देखा है कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है ना, वो सीड बॉर्न डिजीज है। और वो नमी वाले इलाके जैसे फैसलाबाद है, खानेवाल में भी बारिशें जब होती हैं, तो वहाँ पे ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का मसला होता है। तो उसको पहले हम लेते हैं, जो डिलिंटिंग है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को इनिशियल स्टेज में खत्म करने के लिए। तो वो तेजाब लगाने से हमारा जितना भी है वो सीड डिसइंफेक्ट भी हो जाता है, और वो साफ भी हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास सीड आ गया, किसान ने अपना सीड तैयार कर लिया, अब उसकी वो जर्मिनेशन टेस्ट भी कर सकता है। तो उस जर्मिनेशन टेस्ट के लिए वो अपने तौर पे जी सर, आपकी एक आवाज कट गई। आई थिंक आपका कनेक्ट। जी सर, कैरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। सर आसिफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा किसान भाइयों को इसके बारे में बता दें कि डिलिंटेड और लिंटेड जो सीड के बारे में सर बात कर रहे थे। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही। ऐसे है दो, जो लिंटेड और डिलीटेड सीड है, ये तो अवेलेबिलिटी पे, जैसे कि डॉक्टर जहांजेब साहब बता रहे थे कि जो लिंटेड सीड है उसे डिलीट करना ही बेहतर है। इससे जो सीड की अच्छी तरह सफाई हो जाती है, या कोई जो सीड बॉर्न डिजीजेज है उससे भी उसकी से हमें फायदा होता है जो आगे जाके। और इसी तरह जो अगर हम डिलिंट करते हैं सीड, उसको सीड ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। उस पर हम फंजीसाइड जो भी अवेलेबल है वो, और इंसेक्टिसाइड लगा के फिर इसकी बिजाई करें। इस तरह जो शुरू में कपास पे आफ्टर जर्मिनेशन थ्रिप्स वगैरह का अटैक होता है, उससे ये बच जाती है। जब कपास का पौधा छोटा होता है, तो उस पर अगर कोई हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसको स्ट्रेस आने का अंदेशा होता है। अगर हम इसको सीड ड्रेसिंग करके इसकी वो बिजाई करें, तो इससे हम 30 दिन तक उस पे इसका असर रहता है, और अर्ली स्टेज पे कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करनी पड़ती। और जो कपास का पौधा इनिशियली अपना अच्छी ग्रोथ लेता है, जर्मिनेशन इंप्रूव होती है। जैसे ये बता रहे थे, अगर जैसे ही किसान ने सीड परचेज करना है, तो सबसे पहले अपना जर्मिनेशन टेस्ट कर ले। अगर उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज 75 से अबव है, तो फिर वो 6 केजी डिलिंटेड सीड लगाएगा फी एकड़, और 8 केजी लिंटेड सीड लगाएगा। इसी तरह अगर उसकी 60% से तक है,
तो फिर उसको सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए फिर 8 kg डिलिंटेड सीड है और 10 kg लिंटेड जो बुरदार जो है बीज वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर इस चीज से उसकी प्लांट पॉपुलेशन बेहतर होगी और उसको गैप फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। गैप फिलिंग में उसके जो है एक्सपेंस बढ़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी। आपको पता है लेबर कितना वो एक्सपेंसिव है अब। तो ये चीजें जो हम बता रहे हैं किसानों को वो इसी वजह से है कि इन चीजों का अगर ये ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ उनकी पैदावार बेहतर होगी बल्कि आइंदा के जो लाहेअमल है उसको क्रॉप को लेके चलना वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो आज का जैसे आपका ये प्रोग्राम है तो इसमें हम बीज की तैयारी, तो जो सिलेक्शन ऑफ वैरायटी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा जो किसान भाई हैं हमारे वो अप्रूव्ड वैरायटी का सीड लें। वैरायटी ऐसे नहीं बनती, 10 से 12 साल लगते हैं एक वैरायटी को बनने में। तो वो और 6 से 7 साल हम अपने स्टेशन पे उसे टेस्ट करते हैं। उसके बाद इसके पंजाब लेवल पे टेस्ट होते हैं और हमारे स्टेशन पे एडवांस यील्ड ट्रायल, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, फिर ये पूरे पाकिस्तान में चेक होती है। इन सारे मरहलों से गुजर कर फिर एक वैरायटी तैयार होती है। अगर वो पैदावार जो ऑलरेडी वैरायटी चेक है उससे बेहतर होगी तो फिर ये अप्रूव होगी। तो हमारे दायरे की इसी साल ये 3 वैरायटियां अप्रूव हुई हैं। तो हम किसान भाइयों को ये मशवरा देते हैं कि ऐसी वैरायटियां काश्त करें जो कि अप्रूव्ड हैं, और जो अनअप्रूव्ड वैरायटी हैं जो ऐसे ही लोग सीड माफिया वगैरह इसको उसके नाम मुख्तलिफ जिनका कभी किसी ने सुना भी नहीं होता, वो ऐसे ही किसान भाइयों को धोखा देते हैं, उनको लूटते हैं। तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि उनकी पैदावार बेहतर नहीं आती, हमारे मुल्क को नुकसान होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, जहाँ से माजरत के साथ शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आपकी आवाज़ मुझे कट गई थी। सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि वैरायटीज़ जो हैं, जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ है वो यूज़ करें किसान भाई जो है। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट जोन हैं कि किस जोन में कौन सी वैरायटीज़ जो है वो ज़्यादा पैदावार देती है। तो अगर हम जोन वाइज करें कि जैसे हमारे पास बिहाड़ी जोन है, रहीम यार खान जोन है, ये हमारे पास मरकजी इलाके हैं, जो हमारे पास सानवी इलाके जिसमें हमारा फैसलाबाद आ जाता है, सरगोदा, शेखपुरा वगैरह जाते हैं। तो इनमें कौन सी वैरायटीज जो है वो आप रिकमेंड करेंगे कि किस जोन के जो काश्तकार है वो कौन सी वैरायटीज जो है वो ग्रो करें ताकि उनकी पैदावार जो है वो ज्यादा अच्छी है? हाँ जी, ये ना जो बिहाड़ी वाला एरिया है ये तो है वायरस इंटेंसिव एरिया। यहाँ पे वायरस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इस इलाके में वो वैरायटीज हम रिकमेंड करते हैं जो कि वायरस को भी बर्दाश्त कर सकें, और हीट भी इधर 2 या 3 डिग्री ज़्यादा होती है फैसलाबाद की निस्बत। तो इसमें ना हमारी 2020 में एक वैरायटी अप्रूव हुई थी FH 490। तो उस और इसके अलावा हमारी उससे 2 साल पहले भी एक वैरायटी अप्रूव हुई थी सुपर कॉटन। तो ये दोनों वैरायटी जो है ना वायरस के हवाले से बहुत अच्छी हैं। तो इन इलाकों में, और इवन जो रहीम यार खान का रीजन है क्योंकि वहाँ पे हीट स्ट्रेस का मसला है, तो ये जो लाइंस हैं ये भी ये जो वैरायटीज हैं ये हीट टॉलरेंट है और वायरस टॉलरेंट है। तो इन इलाकों में आप हम ये वैरायटीज रिकमेंड करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो जैसे बहावल नगर, हरुणाबाद, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो इसमें रिसेंटली हमारी एक वैरायटी अप्रूव हुई है FH 492। ये कम पानी वाली वैरायटी है और ये वहाँ पे बहुत अच्छा यानी रिजल्ट देने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबिलिटी सीड की भी एक इशू है। अगर हमारे पास इन वैरायटीज का सीड नहीं है तो फिर किसानों को बहुत सारी मुश्किलात होती है, क्योंकि लोग इस तरह करते हैं कि ये जो मांगता है किसी से सीड, फॉर एग्जांपल उसने कहा FH 490 का सीड चाहिए, तो वो जो डीलर होते हैं वो किसी भी वैरायटी को FH 490 करके दे देते हैं, जिसकी वजह से किसानों को प्रॉब्लम आती है। तो किसानों से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो इस साल हमारी इन्वेस्टमेंट ये है कि हमने कंपनीज को सीट दी है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में अवेलेबिलिटी होगी सब सारे अच्छे सीट की। दूसरा, ये आपने रीजन की बात की है साहिवाल और इस साइड पे फैसलाबाद हो गया। तो इसके लिए हमारी जो है ना वैरायटी तो बहुत ओल्ड है, लेकिन स्टिल उनकी पैदावार बहुत अच्छी जा रही है। वो हमारे इदारे की वैरायटीज नहीं है, लेकिन वो वैरायटीज अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टिल। उसमें IUP 13 भी है और BS 15 भी एक वैरायटी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसकी यील्ड भी अच्छी है।
और इसके अलावा ओल्ड वैरायटीज में FH 142 जो है वो अभी भी कुछ इलाकों में लग रही है और उसकी यील्ड अभी भी बहुत अच्छी है। तो ये अप्रूव्ड वैरायटी जो है ना मेन है इसमें, जो कि काश्त की जानी चाहिए। इसके अलावा हम कोई किसी भी ऐसी वैरायटी का रिकमेंडेशन नहीं कर सकते जिसका जैसे अब फार्मर जो है वो मुख्तलिफ सीड कंपनीज की, प्राइवेट सीड कंपनीज की वैरायटीज लगाते हैं और फिर उनको मसाइल का सामना आता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट भी है फार्मर से कि आप हमेशा इदारे से रब्ता करें। और अगर पंजाब सीड, और इसके अलावा मैं एक और भी बात बता दूं कि न्याब एक हमारे पास इदारा है, न्याब 878 भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। वो भी काफ़ी सारे तकरीबन कोई 8 से 10% एरिया पे लगाई जा रही है। और इसी तरह हमारी FH 490 है, वो भी तकरीबन 5 से 10% एरिया पे चली जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो ये वैरायटी जो है ना अपना एरिया भी बढ़ा रही है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना इनका सीड काफ़ी मिकदार में अवेलेबल होगा। तो इस साल के लिए हमने कंपनीज को सीड भी दिया और फार्मर को भी सीड दिया। तो जितने लोग हम कर सकते हैं वो हम उनको प्री बेसिक सीड देते हैं, प्योर सीड। यानी रीजन की बात हो गई कि FH 490 सुपर कॉटन, IUB 13, BS 15 जो है ये ऑल राउंडर वैरायटीज की जा सकती हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए रिकमेंड हुई है। ये पाकिस्तान के लिए रिकमेंड हुई है तो इसलिए ये पूरे पाकिस्तान में लगाई जा सकती हैं। तो ये हमारे इलाके में तो ज़ाहिर कामयाब है ही, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो पहाड़ी के इसमें 2 डिग्री कम होता है। तो हमारे लिए ये तो वैरायटी जो है ना हमारी 5-7 पर ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती है। थैंक यू। आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मैम का शायद इंटरनेट का इशू है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर, मुझे ज़मीन की तैयारी के बारे में बताइएगा कि हमारी किसान भाइयों की भी इसमें हो जाएगी रहनुमाई, कि जो हम बेड पर सोइंग करते हैं या मतलब जो भी हम सोइंग करते हैं। ने बात की कि बीज जो है वो फार्मर्स को प्योर बात करने के अक्सर जो है वो BT को उसमें अपना जो फर्क जो पहचान सके कि ये हमारे पास BT की समर ये। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी ज़मीन की तैयारी, जी ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात कर रहे थे। ज़मीन जो है ना वो अच्छी तरह वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अगर आपने बेड्स पे काश्त करनी है तो आप रोटावेटर पहले चलाएंगे, अच्छी तरह उसको ज़मीन को बारीक करेंगे। ज़ाहिर है पहले वतर कंडीशन जब होगी, जब आप कह लें कि ज़मीन ऊपर से सफ़ेद होनी शुरू होती है तो लोग जो है ना उसको हल चला के तैयार करने की कोशिश करते हैं। जब तो उस वक़्त आप अगर रोटावेटर चला लें और उसके बाद उसको ज़मीन को अच्छी तरह बारीक कर लें, अच्छी तरह हल सुहागा चलाएं, तो उस जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतने अच्छे बेड्स बनेंगे। और ज़मीन को कभी भी उसको खुला छोड़ना चाहिए। गीली ज़मीन जो होती है ना, गीली ज़मीन तैयार करने से ये नुकसान होता है कि आपकी उगाव में भी मसला होता है। और गीली ज़मीन तैयार करने से एक नुकसान ये भी होता है कि अगर आप उसको गीला तैयार कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि जब आप उस पर वीडीसाइड का एप्लीकेशन करते हैं तो वो वीड्स पहले ही जर्मिनेट कर जाती हैं। इसलिए ज़मीन को जितना खुश्क तैयार किया जाए, यानी जितनी ज़्यादा खुश्क होगी और जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतना ही ज़्यादा जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और आपकी जो वीडीसाइड एप्लीकेशन है वो उतनी ही इफेक्टिव होगी। अगर आपकी ज़मीन गीली तैयार है तो आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा और वीड्स आपके कॉटन के साथ ही उग जाएंगी और आपकी वीडीसाइड की एप्लीकेशन भी ज़ाया जाएगी। अच्छा, जब आपने इसको अप्लाई करना है, जब आपने बेड्स तैयार कर लिए, आपने बीज लगा दिया, 2 तरह से बेड्स पे काश्त होती है। एक लोग पानी लगा के काश्त करते हैं, एक खुश्क ज़मीन में चोपा लगाते हैं। जो लोग जिनकी ज़मीन हमवार नहीं होती तो वो ये करते हैं, लेज़र लेवल नहीं हुई होती तो वो क्या करते हैं कि वो पानी लगा देते हैं और फिर उसको उसके जहाँ पे उसकी रेंज पहुंची होती है वहाँ पे वो चोपा लगा देते हैं। और जो खुश्क ज़मीन होती है जो और अगर अच्छी तरह लेवल हुई हो, उसमें ये होता है कि लेबर पहले लगा देती है और उसके उसके लगाने के बाद उसके पानी लगा देते हैं। यानी कि जहाँ पे आपने सीड लगाया उससे 1 से 1.5 इंच नीचे आप उसका पानी रखते हैं, जिससे उसकी जो सतह है वहाँ ऊपर तक पहुँच जाती है। तो वो भी एक तरीकाकार है, लेकिन उस तरीकाकार में आपकी ज़मीन लेज़र लेवल होनी चाहिए।
दूसरा ये है कि तीसरा मेथड होता है जिसमें हम वतर काश कहते हैं, जिसमें हम वतर में काश करते हैं और फ्लैट सोइंग उसको कहते हैं। उसमें ड्रिल की जाती है और उसमें थोड़ा सा सीड भी ज्यादा लगता है। चोपे में ये होता है 4 से 5 किलो में भी लग जाता है, लेकिन उसमें और ड्रिल भी जो है ना वो नॉर्मली जब ज्यादा टेम्परेचर हो तो शाम के टाइम या बहुत सुबह सुबह ड्रिल करनी चाहिए, अदरवाइज मॉइस्चर एवापोरेट होने की वजह से आपकी जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। और ये डॉक्टर आसिफ साहब बता रहे थे अबाउट सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट जो है ना ये ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हम खाना खाते हैं तो और अपने आप को बीमारियों से पाक रखने के लिए अच्छा फूड खाते हैं, और जैसे हम वैक्सीनेट करते हैं तो इसी तरह सीड को आप समझ लें वैक्सीनेशन ही आपने करनी है। आपने फंजीसाइड भी लगाना है और इंसेक्टिसाइड भी लगाना है। फंजीसाइड में सबसे अच्छी जो फंजीसाइड है वो डायनेस्टी है सिंजेंटा की, और इन्हीं की एक इंसेक्टिसाइड है क्रूजर जिसमें थायामेथॉक्सम जहर है। अगर ये दोनों ही एप्लीकेशन कर लें तो बहुत अच्छी हैं। अगर इस ये है टॉप पे जो सी ट्रीटमेंट की दवाई हैं, और सेकंड बेस्ट है इनमें जो है वो है इनकी होमब्रे बायर की। होमब्रे एक्सेल में एक इंसेक्टिसाइड है और एक फंजीसाइड है। अगर आप इन ये वाली दो एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपका सीड जो है वो जाहिर है डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि सीड बॉर्न डिजीज से भी बचेगा, और साथ आपकी जो क्रॉप है वो 30 से 40 डेज तक शुरू में एक तो ग्रोथ अच्छी होगी और दूसरी चीज़ों से भी बचेगी। और रिगार्डिंग आपने जो वीडीसाइड्स अप्लाई करनी है ये भी आपने इंतहाई केयरफुली अप्लाई करनी है। इंतहाई केयरफुली इसलिए कि सॉइल टाइप के हिसाब से आपने वीडीसाइड यूज़ करनी है और उसकी डोज भी उसी हिसाब से यूज़ की जाती है। तो आप अगर आप वीडीसाइड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि पेंडीमेथिलीन मोस्टली यूज होती है, ये चौड़े पत्ते के लिए होती है, और जहाँ जिन खेतों में डीला वगैरह होता है उसके लिए फिर पेंडीमेथिलीन के साथ हम डुअल गोल्ड मिक्स करते हैं। लेकिन डुअल गोल्ड जिसमें एस्मेटोलाक्लोर जहर है उसमें ये होता है कि आप पेंडी 1 लीटर यूज़ करें और 400 ml जो है वो एस्मेटोलाक्लोर यूज़ करें फी एकड़ के हिसाब से। तो ये ध्यान रखना है कि एस्मेटोलाक्लोर जब पेंडी 1 लीटर यूज किया तो एस्मेटोलाक्लोर की डोज जो है वो 400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जमीन बहुत जरखेज है तो आपने डुअल गोल्ड जो है 800 ml यूज करनी है। अगर आपकी जमीन कमजोर है, सॉल्टी सॉइल है, तो डुअल गोल्ड बिल्कुल यूज ना करें, पेंडीमेथिलीन यूज करें। पेंडीमेथिलीन जो है फिर उसके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि अगर आपने अपनी अगर आपकी सही से साल्टी सॉइल है तो आपकी जर्मिनेशन भी गाँव में मुतासर हो सकती है। जब उसको 800 ml पे करते हैं तो वो ज़मीन की साख्त को ख़राब भी करती है, और उसके क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी कमज़ोर होती है तो फिर ये दवाई काफ़ी सख्त है। अच्छा, कई कम्बिनेशन ऐसे हैं जैसे केंजो एजी का एक कम्बिनेशन आता है टॉप मैक्स के नाम से, उसमें पेंडीमेथिलीन और एस्पेटोलाक्लोर का कम्बिनेशन भी मौजूद है। तो वो 900 ml फी एकड़ के हिसाब से यूज होता है। वो अगर फार्मर खुद से कम्बिनेशन नहीं बनाना चाहता तो ये जो है ना इनका प्रोडक्ट है जिसमें पेंडीमेथिलीन और एस्मेटोलाक्लोर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे जो करनी है तो टी जेट नोजल का इस्तेमाल करना है, और अपने हाथों को ये देखें, मैं आपका हाथ बताता हूँ, ऐसे स्टिल रखना है। मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्प्रे कर रहे होते हैं। वेरीसाइड का स्प्रे दोनों खेलों को अगर आपने दोनों साइडों पे कवर करना है तो फिर आपने इसको ऐसे अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, और नोजल जो है वो ऐसे इस हिसाब से वो अपनी डिवीजन करेगी उसकी जो आप वेरीसाइड अप्लाई करेंगे। और जब आपने सीड लगा देना है और उसको जर्मिनेट होना शुरू हो जाना है तो आपने जो दूसरा पानी तीसरे या चौथे दिन लगाना है वो थोड़ा सा नीचे लगाना है जो जहाँ आपने पहला पानी लगाया। अगर आप उसको पानी भर के लगाएंगे तो आपके पौधे जो वीडीसाइड की तह बनी होती है वो उसके साथ वीडीसाइड मिक्स करके आपका जहाँ पे सीड लगा हुआ है वहां जाएगी और आपके सीड की ग्रोथ को मुतासर करेगी। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन का मतलब जो आंसर दे दिया जो मेरे उठ रहे थे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब से। सर मुझे बताएं कि जैसे कि गर्मी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या गर्मी के बढ़ने की वजह से हम प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है इसमें बेड सोइंग में उसको भी चेंज करते हैं या वो तकरीबन सेम ही रहता है? तो अगर चेंज करते हैं तो फिर वो कितना होना चाहिए? जी सर।
जी, ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है जो आर्किटेक्ट ऑफ द प्लांट वैरायटी का बिहेवियर कैसा है। अगर स्प्रेडिंग वैरायटी है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, अगर कॉम्पैक्ट वैरायटी है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रखेंगे। और दूसरी बात ये है, अगर हम जरा अर्ली सोइंग कर लेंगे, जैसे मिड मार्च जो है इसमें अगर सोइंग कर रहे हैं 1 अप्रैल को कर रहे हैं, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम 1.5 फुट पे रखेंगे। और यही अगर हम 1 मई के बाद सोइंग करेंगे तो ये हम 1 फुट से, और इसी तरह आगे अगर हम जाएंगे तो 9 इंच पे हम ले जाएंगे। तो ये जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ये और जो आपने आपका सवाल है कि विद जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत अहम रोल प्ले करता है कि डिसीजन करने में कि आया कि आपने कॉटन लगानी भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर पहले लोग फरवरी में काश्त कर रहे थे तब जो टेम्परेचर था वो ज्यादा हो जाता था फरवरी में, लेकिन अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो है अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमने इसके ट्रायल्स भी किए हैं जो है डेट ऑफ सोइंग के कि कब काश्त की जाए कपास किस डेट को, तो उसके बेहतर नताइज आते हैं। हम एक वैरायटी नहीं मुख्तलिफ वैरायटियों को टेस्ट करते हैं। तो हमारे जो पिछले साल हमने टेस्ट किया है तो 15 मार्च को जो हमने वैरायटियां लगाई हैं उनकी पैदावार बेहतर आई है। तो ये हमने आजकल ये प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं कि टेम्परेचर कैसा रहता है, तो सॉइल का टेम्परेचर 15+20 तक हो, फिर जो हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमने जो है इसकी काश्त करनी है। और टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है इसमें, जारी बात है। तो जो है अब जो टेम्परेचर एक लहर आई है, जरा राइज हो गया है। 15 मार्च वाले यानी कि स्विंग लोग कर सकते हैं, और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1.5 फुट पे रखेंगे। तो जैसे, और दूसरा जो नॉर्मल स्विंग में 1 फीट है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे जमीन की तैयारी के बारे में, तो ये जो एक डीप प्लोइंग भी बहुत इसमें अहम रोल प्ले करता है। तो 2 से 3 साल बाद जो नीचे जो हार्ड पैन है उसको हमें जरूर चीजल वगैरह जो डीप प्लो एक दफा जरूर करना चाहिए, ताकि इसकी रूट्स डीप जाती हैं जो कॉटन की है। तो अगर उसकी एरेशन बेहतर होगी, और जैसे इन्होंने बताया कि अच्छी तरह जमीन तैयार हुई होगी, तो जो रूट्स की में एरेशन होगी तो पौधा अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स और ये अब्जॉर्ब कर सकता है। और न्यूट्रिएंट से ये है कि जो डीएपी और फास्फोरस है तो वो एट द टाइम ऑफ सोइंग हमने डाल देनी है। और इसके बाद जो यूरिया है वो जब यूरिया या नाइट्रोजन की खाद है, यूरिया भी नाइट्रोफॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सॉइल टाइप आपकी कैसी है। तो जो जैसे फैसलाबाद की सॉइल है इसमें यूरिया के बजाय अगर हम दूसरे अल्टरनेट ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इस्तेमाल करें तो इसके बेहतर नताइज आए। और ये जो दूसरी जो हमने फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन है वो आफ्टर ये जो फूल गुड्डी जब आए तो फिर हमने स्टार्ट करनी है। और पूरा बैग हमने फर्टिलाइजर का नहीं डालना, इसको हमने स्ट्रिप करना है। अगर 1/4 विद एवरी इरिगेशन इन केस ऑफ ये जो बेड प्लांटिंग है उस वो करें तो उसके ज्यादा बेहतर नताइज आते हैं। ये जो यूरिया है, ये जो नाइट्रोजन खाद है, इसमें ये बड़ा क्रिटिकल है। या तो ये हवा में भी उड़ सकती है, अगर ज्यादा पानी लग गया तो ये लीच डाउन हो जाती है। तो इसका बड़ा क्रिटिकली जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है और जो आजकल रेट्स भी चल रहे हैं, तो इसमें किसान भाइयों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि जो इसकी एप्लीकेशन के बारे में बड़े प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल करें। और जो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी दे रही है, अब ये जो सीड पे भी है तो उसको भी ये फायदा उठाएं। 1000 एक थैले पे दे रही है, तो उसका कोई वाउचर या जो भी एक्सटेंशन के हमारे वर्कर्स हैं वो भी किसान भाइयों के लिए सहूलत है। इसी तरह मेरा ख्याल है ये जो है फर्टिलाइजर पे भी कोई सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया है, तो हमारे किसान भाई से फायदा उठा सकते हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं किसान भाइयों को बताता चलूं कि अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट के दायरे से, तो आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, और रजिस्टर होने के लिए आप अपने ज़राअत ऑफिसर के साथ रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा आप फिर कनेक्ट शॉप से जाके अपना किसान कार्ड बनवा सकते हैं, और फिर आपको ये मतलब जो सब्सिडी है उसको अवेल करने के लिए अहल हो जाएंगे। सर, आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि जो कॉटन है ये
साथ साथ बढ़ती है और साथ साथ फल लगता है। तो मुझे बताएं कि जो पोटाश की आप कह रहे थे कि नीचे डाल देनी है, तो क्या इसको बाद में भी जरूरत पड़ती है पोटाश की? मतलब जब फूल लगते हैं, एक चुनाई हो जाती है तो दोबारा फूल इसको लगते हैं, या मतलब साथ साथ जब इसकी ग्रोथ होती है, तो उसके बारे में बता दें सर। जी जो जी जी बताएं जहांदेव साहब। हाँ जी, वो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक तो आपने ये पीछे डॉक्टर साहब से सवाल किया हीट के हवाले से, उनकी बात को मैं उनके साथ ऐड करता चलूँ कि जो जब हीट से ज़्यादा आपकी जो उन्होंने बताया ना कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है ना वो मैटर करता है। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग है तो आप 1.5 फुट पे लगाएंगे अर्ली कास्ट में, और अगर जब आप अप्रैल में चले जाएंगे आप 1.25 फुट पे कर देंगे, और अगर आप अप्रैल से बाद मई में चले जाते हैं तो आप प्लांट पॉपुलेशन जो है ना वो अपनी बाज जो इलाके हैं जहाँ पे ज़मीन फर्टाइल है तो वहाँ पे आप 1 फुट पे रखेंगे। जहाँ पे ज़मीन जो है वो सॉल्टी है तो वहाँ पे आप 9 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी वैरायटी जो है वो शॉर्ट स्टेचर है या टॉल है। अगर तो शॉर्ट स्टेचर है फिर तो 9 इंच जो है ना वो ठीक रहेगा। और हीट के हवाले से जो बात है, जाहिर है कि जब हीट ज़्यादा टेम्परेचर 40 अबव हो जाता है तो फिर आपको बेड सोइंग में फौरी इरिगेशन करनी पड़ती है ताकि आपके पौधे सरवाइव कर सके। तो मई और जून के जो महीने होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पानी के लिए। अच्छा, आगे दूसरा सवाल जो आपने किया है कि न्यूट्रिशन के हवाले से, देखें जो फास्फोरस है वो आपने अप्लाई कर दी नीचे, और जो पोटाश की एप्लीकेशन आपने कहा है कि आप बाद में कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा आपका जो, ये भी आपको डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल टाइप कैसी है। अगर तो आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आप बेहतर है कि आधा आधा बैग डालें नीचे, और जो जो हाफ बैग है वो जब 70 से 75 डेज की क्रॉप हो तो फिर उस वक्त आप उसको फ्लड कर सकते हैं। तो इसमें ये जो पोटाश की अवेलेबिलिटी है वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो ये मैक्सिमम इसका जो यूज़ है ज़ाहिर है जब बोल बन जाते हैं तो ये फाइबर जो होता है कॉटन का जिसको रेशा कहते हैं, ये मैक्सिमम पोटाश को यूज़ कर रहा होता है। और आपकी जो सीड की हेल्थ है, यानी जो आपका अंदर बनोला बनना है, आपकी यील्ड है, उसमें बहुत अहम किरदार है। तो इससे बेहतर है कि नीचे सारी डालने की बजाय आप उसको स्प्लिट कर लें 2 हिस्सों में। अच्छा, अगर आपकी ज़मीन बहुत फर्टाइल है, आप उसमें नहरी पानी वगैरह लग रहा है तो आप पोटाश को 2 हिस्सों में फिर तकसीम कर सकते हैं। आप उसको एज ए बेसल डोज ना डालें। पहली डोज आप 35 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं और दूसरी डोज ऑफ 70 से 75 डेज, यही इसका टाइम पीरियड है। क्योंकि इसमें ही जब आपका जो सेल उसकी डिवीजन हो रही होती है और मैक्सिमम पौधा खुराक यूज़ कर रहा होता है, तो आप उसको उस वक्त पोटाश को यूज़ करें जब जब उसके मैक्सिमम फ्रूटिंग पॉइंट्स आए। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि जो रेगुलर ग्रोथ है कॉटन की, ये एक बहुत बड़ा इशू आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के हवाले से। तो अगर आपने जब आपकी स्केयर स्टार्ट हो जाए तो आप उस वक्त ही ये जो डॉक्टर साहब बता रहे थे ना नाइट्रोजन की एप्लीकेशन, तो स्टार्ट में कोशिश करें कि यूरिया की मिकदार आप कम रखें। जब आपका पौधा स्टार्ट हो जाता है तो यूरिया की मिकदार आप बहुत कम रखें। बहुत कम का मतलब हाफ बैग यूरिया आप यूज़ करें और उसके साथ 2 kg सल्फर यूज़ करें या 1 बोरी अमोनियम सल्फेट यूज़ करें। अगर आप यूरिया अवेलेबल, ये मतलब इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप अमोनियम सल्फेट यूज़ कर लें वो यूरिया और सल्फर तो आप वो अप्लाई करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप स्टार्ट में अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करें। इससे ये होता है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है हमारे वाटर रिसर्च स्टेशन में, कि जब आप शुरू में यूरिया यूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करने की वजह से आपका वाइट फ्लाई का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये जो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन के पोटाश की अवेलेबिलिटी, इसको आप एज ए फोलियर भी लोग पोटाश यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी अवेलेबिलिटी होती है पोटाश की। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, वो इधर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर जो है वो किसी भी जो अच्छी कंपनी है उसका NPK जिसमें पोटाश की अवेलेबिलिटी है वो भी यूज़ कर सकते हैं जब उसका स्ट्रेस पीरियड चल रहा होता है। स्टार्ट में भी कर सकते हैं उसको यूज़। तो उसे ये है कि ग्रोथ बेहतर रहती है अगर आप फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाह रहे स्टार्ट में। ये खसूसी तौर पे फर्टाइल सॉइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जी जहांजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप पीछे वीडी साइड और
वीड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो किसान है वो कौन सी नोजल यूज करे, और उसके अलावा कुछ किसान भाई जो हैं उनमें मतलब रिजर चलाने का रिवाज है, मतलब बेड सोइंग में भी और जो मतलब प्लेन में ड्रिल से करते हैं। तो मुझे बताएं ये कितने अरसे बाद ये जरूरी होता है, और इसके बाद कोई खाद वगैरह भी डालनी होती है या मतलब सिर्फ इससे गुजारा हो सकता है? जी सर। ये जो आपने कहा ना कि जो किसान भाई है ना वो रिजर्व चलाते हैं, जब शुरू शुरू में तो आप जब आपकी क्रॉप जो होती है ना स्टार्ट में, उस वक्त तो आप इसको रिजर्व को चला सकते हैं। वो वीड्स रिमूवल के लिए होता है। अच्छा, और जो आपने बात की है नोजल की, वो मैंने आगे भी बताया था कि टी जेट नोजल यूज करनी है। वो इस तरह उसका जो है फ्लो होना चाहिए। यानी टी जेट नोजल का होता है वो उसको हाथ को सीधा रखना है, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका वीडीसाइड का आपके ऐसे फार्मर क्या प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं करना। ये बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो आपने ऐसे हाथ को सीधा रखना है और उसको ऐसे उसका होना चाहिए। और ये ना हो कि आपका जो स्प्रे करने वाला है वो दोहरी स्प्रे करी जा रहा है, यानी वो कई दफा स्लो चलने की वजह से भी आपकी डोज जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। तो दूसरा जो है, आपने रिजर की बात की, तो जब आपकी फसल हो जाती है ना, पहले तो जो आपने वीडीसाइड का स्प्रे किया ना उसने 35 से 40 डेज तक तो आपको वीड्स है ना बचाए रखना है। तो जब आपकी फसल हो जाए 35 से 40 डेज की, तो फिर आप इस तरह करें कि उसको रिजर जो है जिसको लोग मतलब मोस्टली चलाते हैं, फ्लैट सोइंग में भी चलाते हैं, बेड्स में भी, वो होता है कि वीड्स रिमूव करनी होती है, उसको जड़ों से उखाड़ देते हैं। जब वो वीड्स उखड़ जाते यानी उखाड़ देते हैं, तो फिर थोड़े दिन 3-4 दिन के वक्फे से वो ये है कि वो सूखना शुरू हो जाती है वीड्स। तो फिर उसके बाद आप फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका वीड्स अगर उग रही हैं और साथ आपको आप फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये उससे क्या नुकसान होगा शुरू में कि आप 40 से 45 डेज में आपका फर्टिलाइजर भी ड्यू है, और आप साथ दूसरा फर्टिलाइजर डालने की वजह से वीड्स भी मौजूद है और फर्टिलाइजर भी ड्यू है। तो क्या होगा कि फर्टिलाइजर डालने से वीड्स बढ़ जाएंगे। तो पहले ये है कि पहले वीड्स रिमूव करें, फिर आप उसका फर्टिलाइजर अप्लाई करें स्टार्ट में। अदरवाइज जो है ना फिर वो वीड्स जो है ना वो आपके काबू में नहीं आएंगी, और स्टार्ट में वीड्स ज्यादा होने की वजह से वो इंसेक्ट के लिए एक माहौल भी बन जाता है, वहां पे इंसेक्ट छुप जाते हैं। तो फिर वहां पे उनकी कॉलोनीज डेवलप, उधर से फिर पौधे पौधे के ऊपर आते हैं, और फिर वो बहुत सारे मिसाल का। तो वीड रिमूवल थ्रू रिजर भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्लांट बहुत ज्यादा हो जाए, 2.5 से 3 फुट से ऊपर चला जाए, तो फिर वो रिजर नहीं चलाना चाहिए। फिर केमिकल कंट्रोल लोग करते हैं वो। अगर आपने दोबारा से कोई वीड रिमूवल के लिए कोई अलहदा से प्रोग्राम रखना है, तो फिर उसमें हम उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें कि अगर आप इसी में बता चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो फिर मैं इसमें इस प्रोग्राम में भी बता सकता हूं कि कैसे रिमूव किया जा सकता है, केमिकल के थ्रू कैसे किया जा सकता है, और मैनुअली कैसे किया जा सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि जो जब हमारा फल लगना शुरू होता है तो काफी गर्मी होती है, उसकी वजह से फल गिरना शुरू हो जाता है। तो फल गर्मी की वजह से भी गिरता है और उसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी गिरता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या फर्क है? मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि फल जो है गर्मी की वजह से गिरा है या मतलब सूखा है या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से गिरा है? अगर आपके जहन में इसके बारे में कुछ है तो। हाँ, ऐसे है जो कॉटन का प्लांट ये बड़ा सेंसिटिव है। जैसे ही स्ट्रेस आती है ना तो इसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अगर हीट ज्यादा है तो जाहिर बात है, जैसे डॉक्टर जहांजेब साहब ने भी बताया कि इसका बड़ा हमने केयरफुली देखना। तो बेड्स पे अगर काश्त किया तो अगर हम पानी इरिगेशन कर देंगे तो उसका जो स्ट्रेस में नहीं आएगी क्रॉप। और दूसरा जो इसी तरह जैसे ही अगर आपने ये मामलात आपके ठीक है, उसको स्ट्रेस में नहीं आने दे रहे, फिर भी कोई ये शेडिंग वगैरह हो रही है, तो न्यूट्रिशन का मसला हो सकता है। तो उसमें जैसे हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन का आपने उसका जुडिशियल यूज करना है। तो फौरी हमने इसको जैसे ही अगर स्ट्रेस का मामला आता है तो खाद पानी कहते हैं जैसे दे के इसे चलाना है, इसे स्टॉप नहीं करना।
तो इस सूरत में जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कोई खाद है वो ऐसे नहीं स्प्रे कर ऐसे नहीं डाल देनी, उसको आप अगर स्ट्रिप डोजेज में डालेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे नतीजे आएंगे। और दूसरा ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी बड़ा हेल्प करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह का स्प्रे करेंगे तो उसके भी अच्छे असरात फसल पे आएंगे। जी जी आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ किसान भाई आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो मैं हसन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पहले हाथ खड़ा किया था, तो अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, अपना माइक ऑफ करें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि एक तो ना आपने सीड की डीलिंटिंग के हवाले से बताया था, तो वो हमें प्रॉपर मेथड डीलिंटिंग का बता दें। और दूसरी चीज, जिस तरह हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दिनों जो है वो हीट का जो है वो ज़रा इंक्रीज हो गई है, गर्मी ज़रा ज़्यादा पड़ना शुरू होगी, तो प्लांट अभी जो है जर्मिनेशन हो रही है, तो इनिशियल स्टेज पे है, तो हमें कोई अमाइनो एसिड वगैरह का स्प्रे करना चाहिए इस स्टेज पे या नहीं करना चाहिए? अच्छा जी, इस तरह है कि ये आपने एसिड लिंटिंग का कहा है ना, तो इसके लिए अगर आपने 10 किलो सीड लिया है तो 10 किलो सीड के लिए आपको 1 से 1.5 लीटर जो है ना वो एसिड चाहिए होता है। अच्छा, जब आपने उसमें डाल देते हैं जो वो रोल वाला होता है जिस मशीन में वो डिलिंट हो रही होती है, जब उसमें थोड़ी सी चमक आनी शुरू हो जाए और बूर उतरनी शुरू हो जाए तो जो है ना उसकी प्रॉपर वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 वॉशिंग दें सीड को, फिर सीड डिलिंट होगा। अगर आपने तेज़ाब ज़्यादा डाल दिया है तो फिर आपकी जर्मिनेशन बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। तो तेज़ाब का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज ये 1.5 लीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आजकल मार्केट में तेज़ाब आ रहा है वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा-सा उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। लेकिन ये ना हो कि आपने कहा कि मैंने फटाफट बूर उतारनी है तो आपने ज़्यादा तेज़ाब डाल दिया है। अगर आपने ज़्यादा तेज़ाब डाल दिया तो आपके पौधे के जो आपके जो सीड्स हैं ना उनकी उसकी स्किन डैमेज हो जाएगी और वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर वो उगेगा भी तो वो उग के भी मर सकता है, क्योंकि हीट वेव वगैरह आई तो उसने मर जाना है। तो बेहतर ये है कि तेज़ाब को बड़े एहतियात से यूज़ किया जाए और उसकी वॉशिंग करें 3 से 4 बहुत अच्छी से। आपकी सीड में से तेज़ाब की स्मेल नहीं आनी चाहिए। इतनी अच्छी वॉशिंग करेंगे, फिर उसको आपने सीड को फैला देना है। ये नहीं कि धूप में फैला देना है, आपने थोड़ा-सा इस तरह करना है कि यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद धूप है, मतलब आप 45 टेम्परेचर पे आप लगा देंगे वो फिर उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप थोड़ा-सा छाँव में रख दें उसको, ज़ाहिर है हवा चाहिए, टेम्परेचर तो ऑलरेडी वो मौजूद होता है, तो उसको आप रखेंगे तो वो जब ड्राई हो जाएगा तो फिर आप उसको सीड ट्रीटमेंट भी उसके बाद उसी वाली मशीन में जिसमें तेज़ाब लगाया उसमें सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपने शुरू में कहा कि हीट है, हीट इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। हीट मार्च के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन कॉटन के हवाले से इतनी ज़्यादा नहीं है। जब आपकी मई में क्रॉप चली जाएगी, मई में चली जाएगी, जो मई में आफ्टर वीड सोइंग होती है, उस क्रॉप को मोस्टली स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने कहा कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको एक बात बताऊं कि मोस्टली जो कंपनीज माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करती हैं बेचती हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होते, वो एनपीकेज होते हैं, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस से बना। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, ये बड़े न्यूट्रिएंट ही हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ना उसमें जिंक आती है, बोरान आती है और इस तरह की जो छोटी छोटी ये है, मैंगनीज आती है, और ये चीजें जो है ना वो माइक्रो में आती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि जब आपको पौधा शुरू में स्ट्रेस फील कर रहा हो तो 2 बायोस्टिमुलेंट हैं मार्केट में जो कि जिन्होंने प्रूव किया है कि वो बहुत अच्छे हैं, यानी किसी कंपनी के नुमाइंदे से हट के मैं आपको बताता हूँ। अगर पौधा आपका स्ट्रेस में है तो आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसमें। एक है सिंजेंटा का इज़ाबियान, 400 ml के हिसाब से यूज़ करें। अगर आपका पौधा शुरू में स्ट्रेस में है, निकल आएगा आपका पौधा स्ट्रेस में। और ये एक सी मैक्स है जिसमें सी वीड एक्सट्रैक्ट है, इसकी इसकी डोज 330 ml पर एकड़ है। अगर आप इसको सी वीड एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ कर लेंगे तो आपका पौधा स्टिमुलेट कर देगा, वो स्ट्रेस से निकल आएगा। इवन आपकी बड़ी क्रॉप पे भी ये दोनों चीज़ें इफेक्टिव हैं। तो अगर आपने यूज़ करना है, कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन ये है कि अगर आपका स्ट्रेस हो तो ये कॉस्ट कुछ नहीं कहती, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। आप उसको ये कर देंगे अप्लाई तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की, जब आपकी ये जो शेडिंग हो रही है या आपका पौधा नहीं संभल रहा, तो ये होता है कि बाज़ औक़ात हम
बोरान सजेस्ट करते हैं एज बेसल डोज, फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये बहुत सस्ता मिल जाता है बोरान, ये 200 से 300 में पड़ता है। 5% बोरान कई कंपनियों के पास है। जब आपका पौधा शेडिंग कर रहा है तो आप 5% बोरान अप्लाई करें। आपकी शेडिंग कम होएगी, जीरो नहीं होनी, शेडिंग होनी है। टेम्परेचर ने उसको बहुत सारे फ्रूटिंग पॉइंट्स को डैमेज करना है। आपने उसको उस वक्त घबराना नहीं है, आपने उस वक्त उसको मैनेज करना है। आपने बोरान वगैरह अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि आप उसको पानी वगैरह, इरिगेशन वगैरह उसकी जो है वो प्रॉपरली उसको दें। और कोशिश करें जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो ओवर इरिगेशन भी जो है ना वो नहीं, लाइट पानी लगाएं। पानी बहुत ज़्यादा भर के लगाने से भी, देखें आपने ऊपर भर के लगा दिया, पौधा तो छोटा सा है, तो उसकी पौधे की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपने उसको लाइट इरिगेशन करनी है। और आपने उसको ये बोरान और एक स्वाद एग्रो का मल्टी हेड है प्रोडक्ट, वो एक 100 ग्राम के करीब उसकी डोज होती है। तो वो एक पैकेट जो होता है ना उनका 150-200 ग्राम का या 250 ग्राम का शायद होता है। तो वो मल्टी हेड जो है वो अगर आप यूज करें तो उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। तो वो 3 से 4 एकड़ के लिए काफी होते हैं और वो इतनी कॉस्टली भी नहीं है। तो आप उस वक्त जब स्ट्रेस हो तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर अप्लाई करने हैं तो ये आपने स्वाद एग्रो का मल्टी हेड यूज करना है, उसमें जिंक भी है, बोरान भी है। और अगर आपने स्टिमुलेंट यूज करना है तो आपने ईजा बयान और सी मैक्स यूज करना है। तो बाकी वैसे स्टार्ट में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आजकल तो टेम्परेचर नहीं है, ये आफ्टर बीट आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, जून में आएगा। इस क्रॉप को जो हमने मार्च में लगा रहे हैं लोग, वो उनको जून में स्ट्रेस आएगा, अब स्ट्रेस नहीं आएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर अपने किसान भाइयों से चाहूंगा कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, अपना हाथ खड़ा कर सकता है। हसन साहब, अगर आपका दोबारा क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, और बाकी जो किसान भाई हैं हमारे वो भी अपना हाथ खड़ा करें अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। सर इसमें ना मैं एक क्वेश्चन और पूछना ये चाह रहा हूँ कि सर 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट ना इसमें की कपास की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हुई है। अभी जो है लाइक 2 से 3-4 पत्ता स्टेज पे है इसकी ना कॉटन के प्लांट। तो उसके जो कुछ कुछ लीव्स है ना उनके ऊपर जो है 5 से 1 लीफ के ऊपर 3 से 4 1 से 2 मिलीमीटर के जो सर्कल है वहां से जो है वो क्लोरोफिल डेड हो रहा है। तो क्या ये कोई गर्मी का इशू हो सकता है या किसी डिजीज का या किसी इंसेक्ट का इशू है? और काइंडली इसका जो है वो सोल्यूशन भी सजेस्ट कर दें। अच्छा, इस तरह करें कि आपने देखा है इसके नीचे थ्रिप्स वगैरह तो नहीं है? सॉरी सर, थ्रिप्स का जो है वो मुझे नजर नहीं आए, लेकिन वो जो लीव्स हैं उसके ऊपर वो क्लोरोफिल डेड हो रहा है, लाइक वो रेड कलर के वहां से ना हो रहे हैं 3 से 4 पॉइंट एक लीफ के ऊपर। अच्छा, तो इसके लिए ये है कि आप ना इसको कुछ नहीं होगा, ये इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो सकता है। देखे ना आप, पहले टेम्परेचर कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो पौधे निकल रहे थे तो थोड़ा सा वो स्ट्रेस ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने सीड ट्रीट किया था? जी सर। किस चीज से किया था ट्रीट? सीड सर ये ट्रीटमेंट अभी वादत साहब को पता होगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो और अच्छा नहीं, दूसरी चीज जो तो आप थ्रिप्स के हवाले इस से तरह बता रहे करें, थे तो आप इस तरह करें कि आप, डिजीज कोई नहीं होगी है, आप ये बताएं आपने नीचे फर्टिलाइजर क्या डाला है? सर उसमें एक डीएपी और एक एसओपी और ऑलमोस्ट आधी बोरी जो है वो यूरिया की। ठीक है, बस आप उसको लाइट सा इरिगेट कर दें, और अगर आप मुनासिब समझे तो ईजा बयान का स्प्रे कर दें। अगर लेकिन ये डिजीज कोई नहीं हो रही है, कोई इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से ही है डिजीज जो है। आपकी लोकेलिटी क्या है? जी सर, क्या पूछ रहे हैं? आप किस जगह से हैं, किस इलाके से हैं? साहिवाल से सर। साहिवाल से। बस ठीक है, आपका, आप इसको ना ईजा बयान का या सी मैक्स का स्प्रे कर दें। ईजा बयान 400 ml के हिसाब से कर दें, और जो सी मैक्स है वो 330 ml फी एकड़ के हिसाब से कर दें। अगर फिर भी प्रॉब्लम ना, तो ये मेरा नंबर अवेलेबल होगा, आप उधर से मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। आप उसके लिए मुझे जो पिक्चर्स है ना आपके जो लीव्स हैं उसके, वो उसकी मुझे सेंड करेंगे तो फिर मैं प्रॉपर उसकी मजीद इसकी कंफर्मेशन कर दूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम
जी थैंक यू सो मच सर। सर इसके अलावा ये मजीद बता दें कि ये जो CKC की वैरायटीज़ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ये वैरायटीज़ जो हैं वो फार्मर्स लगा सकते हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं? ये जो CKC है ये एक तो हमारा इदारा नहीं है, ये लाहौर कैंप में यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। तो ये वैरायटी जो है ना CKC 3 जो है ना वो अप्रूव वैरायटी है, और इसका सीड जो है आप इदारे से ही लें या उन्होंने 16 कंपनीज हैं जिनको ऑथराइज किया है कि वो उनका सीड दे सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना इनके पास अगर आप कहें कि मार्केट में फलां कंपनी दे रही है फलां कंपनी, अगर तो वो उनकी 16 कंपनीज में हैं तो फिर आप उधर उसका सीड लें। अदरवाइज जो है ना विदाउट एनी किसी मतलब तस्दीक के बगैर आप सीड ना लें, क्योंकि मार्केट में ये वाला फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जी ये ग्लाइफोसेट फ्री है, पिंक फ्री है। तो इस चीज़ से बचें आप। आप कोशिश करें अप्रूव्ड वैरायटी लगाएं। इंशाल्लाह जब अप्रूव्ड वैरायटी ग्लाइफोसेट और पिंक वाली आ जाएंगी मार्केट में तो आपको अवेलेबल होंगी। इदारों ने भी डेवलप कर लेनी है तो फिर आप इदारों से ये भी इदारा है। तो CKC 3 अप्रूव्ड है, बाकी जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी 1 से लेकर 10 तक जो फेक हैं कि भी ये अवेलेबल है हमारे पास, हमसे ले लो, इतने हज़ार का ले लो, इतने कर लो, ये इन चीज़ों से बचें। ये आपके लिए मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा और आपका नुकसान भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये आपको नुकसान दे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी डिटेल में हमारे किसान भाई का जो है क्वेश्चन वो लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे किसान भाई अहमद मुआज साहब वो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी मुआज साहब। जी सर ये मैंने फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में पूछना था कि ये इसका बेस्ट एप्लीकेशन कब है, क्योंकि कहते हैं कि 1 माह पहले अप्लाई करना चाहिए सोइंग से पहले, तो जी इतना टाइम होता नहीं है सर, क्योंकि अभी वो अगेती काश्त करनी है इसकी कॉटन की, तो साथ अप्लाई कर दें मतलब कि इधर फार्म हाँ यार्ड जी, मैन्योर हाँ जी, अप्लाई करें और हाँ जी, साथ ही वो दूसरे अप्लाई कर दें, कोई इशू तो नहीं है सर? हाँ जी, नहीं कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी ना जो आपने उसको खाद है ना वो आपकी खुश्क होनी चाहिए, गीली ना डालिएगा, गीली से नुकसान होगा। ओके सर इसके अलावा ये CKC 6 जो वैरायटी है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं? नहीं जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो है ये फेसबुक पे तो अवेलेबल होगी, नहीं सर, लेकिन कोई हमारे कह रहे हैं पास। कि हमें फ्रॉड है, मतलब कि जस्ट CKC 3 तक ही वैरायटीज आई हैं हाँ तो जी, CKC 3 अप्रूव्ड वैरायटी है। ओके सर ये जो है ट्रिपल जीन वैरायटी है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस मतलब कि किस हवाले से है, ये किस तरह कह सकते हैं, इसमें मतलब ग्लाइफोसेट स्प्रे कर दिया जाए तो उस पे कहते हैं कोई असर नहीं होगा या क्या है इसका? हाँ 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 जी, ये उसमें ये होता है कि आप ग्लाइफोसेट उसके अंदर जीन डाला होता है, तो जब आप उस पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है कि वो पौधा जो है, पौधे के अलावा जो वीड्स हैं वो सारी, जड़ी बूटियां वो सारी खत्म हो जाती हैं, कार्डन का पौधा सेफ रहता है। तो उसमें वो जीन होता है जिसकी वजह से वो उसको बर्दाश्त करता है। ये जो सिंगल जीन वैरायटीज होती है इसको 3 जीन वैरायटी कहते हैं। जो सिंगल जीन वैरायटीज होती हैं उसमें ये जीन नहीं होता, उसके ऊपर नहीं कर सकते आप। ये ना हो कि आप कहेंगे जी मैं ग्लाइफोसेट इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा, तो फिर अगर आप करेंगे सिंगल जीन पे तो वो फिर सलाम अलैकुम हो जाएगी। ओके सर वैसे कहते हैं कि जी जो सर। सीके ट्रिपल जीन वैरायटीज हैं इसको भी वो कह रहे हैं शेड लगा के ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना चाहिए, तो ये फिर क्यों नहीं कहते नहीं हैं अगर नहीं ये सरवाइव कर जाता है तो? नहीं नहीं नहीं, जब दो सरवाइव कर नंबर जाता है तो सीड। आप कर सकते हैं उसको। ओके सर। जी हमारे नवीदुल हक साहब हमारे किसान भाई, उनका भी यही क्वेश्चन था। मेरा ख्याल उनको उनके सवाल का आंसर मिल गया। अगर वो नहीं मिला तो आप दोबारा टाइप कर सकते हैं चैट में। तो हमारे नेक्स्ट किसान भाई अली इमरान साहब, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछें। जी इमरान साहब। अली इमरान साहब आप सुन रहे हैं? माइक हेलो। बंद है। जी मैं यहाँ पर अपने किसान भाइयों को बताता चलूँ कि सावी जो है वो किसानों के लिए, एक तो उन्होंने सावी कंपनी ने किसानों के लिए एप्लीकेशन डेवलप की गई है जहाँ पर वो अपनी फसल को अपनी फसल का मैप ड्रा करके अपनी फसल के सेहत के बारे में जान सकते हैं, और उसके अलावा अपनी हमसे ऑन फार्म कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हमारे एग्रोनॉमिस्ट से अपनी फसल के विजिट करवा सकते हैं। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। तो अगर किसी और किसान भाई का क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकता है दोबारा। जी कोई किसान भाई है?
सर ये जो 16 कंपनीज हैं ये सीड की, वो उनके नाम कहाँ से मिलेंगे हमें? आप नेट 16 पे सर्च कंपनी। कर लें, नेट पे सर्च कर लें उनका कैम वालों का रेफरेंस, और आप वहाँ से डायरेक्ट रब्ता करें, उनसे पूछें। वैसे फेसबुक पे भी एक दिन मैं देख रहा था, तो किसी ने वो 16 कंपनीज के नाम जो है ना वो फेसबुक पे लगाए हुए थे, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी आई थी उनकी। तो आप उसको इदारे से रब्ता कर सकते हैं, उसको इंटरनेट से सर्च करें, CEMB कैम लिखें, और जब आप सर्च करेंगे उनका नंबर आएगा, उधर से आप किसी भी कंसर्न आदमी से रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये 16 कंपनी किन को ऑथराइज किया है, आया कि वो सही है या नहीं सही, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा, और सीट की अवेलेबिलिटी का भी पता चल जाएगा। कोशिश करें इस स्टेज पे इन 3 जीन वैरायटियों से बचें जो कि फेसबुक पे 100 मन पैदावार दे रही। तो ये एक्चुअली फील्ड में लगेंगी तो पता चलेगा, इसलिए 1 साल वेट करें, देखें इस फेक किस्म के प्रोपेगेंडे से बचें, और जो ऑलरेडी आपके पास सीड्स हैं, जो अप्रूव्ड वैराइटीज के सीड हैं, या आपके पास नॉन वैराइटीज अगर उनके सीड हैं तो वो लगाएं, इससे आपका फायदा होगा। ना कि आप कहें कि उसमें जीन है, जीन पैदा, जो भी जीन होगा वो आपकी पैदावार की जमानत नहीं है। पैदावार की जमानत है आपने उसको क्रॉप को कैसे मैनेज किया, उसमें इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया, उसने आपने उसके जितने लवाजमात हैं वो पूरे किए हैं, उसकी फर्टिलाइजर पूरी की है और उसका ख्याल रखा है। ये ना हो कि काटन की फसल ऐसी है कि इसको आप रोज देखें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि काटन के पौधे को अगर आप सुबह शाम नहीं देखते तो आप समझे काटन आपने बिला वजह लगा लिया, आपको नुकसान होना है और बेशुमार नुकसान होना। तो कार्टन को लगाने के लिए आपको कार्टन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, तो कार्टन आपको रिस्पांस देगी, पैदावार देगी, पैसे देगी। अगर आप कॉटन को लापरवाही से लगाएंगे तो कार्टन आपको रिस्पांस नहीं देंगे, आपका नुकसान करेगी। तो बेहतर यह है कि आप फेसबुक से बाहर आएँ और कराब के पास जाएं। फेसबुक पे तो पिछले साल की तस्वीरें भी लगी होंगी जिसमें पैदावार 100 मन भी होगी। वो कहने में 100 मन है, जब आपकी 100 मन आएगी फिर पता चलेगा। तो वो 100 मन लेनी है या 50 लेनी है, 40 लेनी है, वो आपको फसल पे रहना पड़ेगा। तो ये इन जीनों के चक्कर में ना पड़े, ये लोगों का नुकसान करता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमारे किसी किसान भाई का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो सर मैं आप इन किसान भाई को बताता चलूं कि कॉटन एक ऐसी फसल है जो कि हम जिसको 1 घंटे में डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको पोर्शन में डिवाइड किया है। तो जो ये वाली बैठक थी, ये सिर्फ बिजाई से लेके उसकी फुल गुदी तक हमने इसको मतलब डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक में हम जो रिमेनिंग चीजें हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। सर आसिफ साहब मुझे बता दें, हमने आज इंसेक्ट्स को डिस्कस नहीं किया, तो बिजाई से लेके फुल गुदी तक जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर पौधा वो इतना मतलब रेजिस्टेंट नहीं होता फर्टिलाइजर के, तो उसका स्ट्रेस भी आता है। तो यहाँ पर कौन सी हम दूसरी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं और कौन कौन से जो इंसेक्ट हैं वो हमला कर सकते हैं, आप प्लीज 1-2 मिनट में बता दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है। जी ऐसे है कि जो जैसे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इससे पेस्ट से बचने के लिए जरूरी है आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। इससे जब इनिशियल स्टेज पे फिर आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। इसमें थ्रिप्स आती है और इसके बाद वाइट फ्लाई का सबसे स्टार्ट में ज्यादा, जैसे जहांजेब साहब भी उनसे पूछ रहे थे, शुरू में सबसे पहले अटैक जो थ्रिप्स का होता है काटन में, तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि हम इसको सीड ट्रीट करके लगाएं, तो हमारा जो कपास का पौधा है वो उससे निकल जाता है। और दूसरा ये जो ट्रिपल जीन वगैरह की बात करें, ये टेक्नोलॉजी से फायदा तो हो सकता है, लेकिन ये कोई जैसे टैग सीड हो, CK-C3 जो CK-C1 है, ये अप्रूव्ड वैरायटीज जो हैं इनका सीड आप लें। और जैसे एक हमारे किसान भाई कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं कि उसको शील्ड लगा के करें, तो उसका मतलब ये है कि वो उनको फ्रॉड ही है। जो जिनमें जीन है वो उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे कपास के पौधे को कुछ नहीं होता। तो इस तरह लोग जो है फेक जो सिंगल जीन वाला सीड है वो इनको बेच रहे हैं, और उनको प्रैक्टिस वही पुरानी कह रहे हैं कि आप शील्ड लगा के करें, उसके ऊपर ना करें। तो इससे ये हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल क्लियर मैसेज जा रहा है, उनकी अपनी बात में ही है कि इस तरह ये लोग हमारे किसान भाइयों से फ्रॉड करते हैं और अल्टीमेटली इनकी पैदावार और मुल्क का नुकसान होता है। तो ये बैठक जैसे आपने किया, इससे हमारा यही मैसेज हम अपने किसान भाइयों को देने चाहेंगे कि अप्रूव्ड वैरायटी का सीड, टैग सीड वो इस्तेमाल करें।
और इस तरह के लोगों से, जैसे जहांजेब साहब ने भी बताया कि ये जो फेसबुक और जो ऐसे कोई कर रहा है अपने क्लेम, तो उनके क्लेम या तो आप वो जाके एक पौधा वो लगा देते हैं उस और कहते हैं ये सारी ऐसी वैरायटी है। पूरा जो फील्ड में अगर परफॉर्म करिए तो उसका पोटेंशियल को बेहतर होता है। एक आधे पौधे की बेस पे आप नहीं कह सकते कि ये सारे जो है उसकी पैदावार बेहतर होगी। तो ये हमारे किसान भाई से बिल्कुल बाखबर हैं, और इन डॉक्टर जहांजेब साहब ने भी बताया है। मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरह के फेक लोगों से आप बचें, अप्रूव्ड वैरायटी का सीड लगाएं, इंशाल्लाह उसके बेहतर पैदावार होगी और हमारे मुल्क का भी फायदा होगा। और इस दफा अब ये जो सपोर्ट प्राइस थी उसको भी बढ़ाया, 5700 कर दिया, और लेकिन ओपन मार्केट में इंशाल्लाह जैसे पिछले साल रेट बेहतर रहा है, इस दफा भी बेहतर रहेगा। हमारे किसान भाई पास की तरफ आए। पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी बढ़ गई थी और इसको छोड़ते जा रहे थे, दूसरी फसलों पे शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अब जो है इसकी जो प्राइस बेहतर है, तो वो अपना इस पे पूरी तवज्जो दें, और जो इससे अपना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। हमें जो बाहर से मंगानी पड़ती है, पहले ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज का और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो सबको पता है कि जो हालात हैं। तो ये जो हमारे किसान भाई हैं ये अच्छी पैदावार हासिल करें और हमारे मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करें। जी आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आप किसान भाइयों को बताता चलूं कि काफ़ी किसानों के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं ले पाए, तो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सावी के यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में मौजूद है। तो अगर कोई किसान भाई हम गाइडेंस लेना चाहता है, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या सावी की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें और वहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं अपने जो किसान भाई जिन्होंने शिरकत की इस प्रोग्राम में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो डॉक्टर आसिफ साहब हमारे मेहमान, जहांजेब फरूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमें खिदमत का हमें मतलब किसानों की खिदमत का मौका दिया। तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।